तो साइंस का कमबैक सीरीज का लेक्चर नंबर सेकंड वन शॉट की फॉर्म में बेटा आप सबके सामने आ चुका है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, वन शॉट में पढ़ेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो तैयार हो मेरे साथ कमबैक करने के लिए? जो तैयार है नीचे कमेंट में लिखे यस। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि कमबैक सीरीज ऑलरेडी इस चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, साइंस का लेक्चर नंबर 1 कमबैक सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैथ का लेक्चर नंबर 1 कमबैक सीरीज रियल नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, बेटा सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पूरा खजाना डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और प्लस इसके क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। आपको बस मैसेज करना है कि मुझे इस चैप्टर के ये वाले क्लास नोट्स भेज दीजिए, विदाउट एनी क्वेश्चन आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वहां से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे आपको। जाना है आपको इंस्टाग्राम पे, क्वांटस क्लासेस पे डायरेक्ट डीएम करना है आपको, क्वांटस इंस्टाग्राम पेज पे जाना है और लिखना है सर प्लीज शेयर मी प्रीवियस क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर्स, आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो शानदार शुरुआत हमारी कमबैक सीरीज की, चैप्टर नंबर सेकंड। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कमबैक को, तो मैं भी आ गया हूं आपके साथ डेडिकेशन दिखाने के लिए, आपका कमबैक कराने के लिए, आप ही के अपने चैनल क्वांटस क्लासेस पर। चलें, ठीक है। अब सबसे पहले एसिड, बेस एंड सॉल्ट के लिए कुछ थ्योरीज आई हैं बच्चे, ठीक है। तो कुछ अलग अलग थ्योरीज। पहली थ्योरी जो कहती है जो एसिड है, एसिड जो है H प्लस आयन जनरेट करता है। एसिड क्या करता है बच्चे, H प्लस आयन जनरेट करता है। एंड देखो एसिड क्या है, H प्लस आयन जनरेट करता है, और बेस क्या है, OH माइनस आयन जनरेट करता है। ये क्या है, हमारी कुछ थ्योरीज कहती हैं, ये थ्योरीज का कहना है ना, ये हमारा कहना नहीं है बच्चे, ये क्या है, बहुत सारी थ्योरीज वगैरह आई हैं, तो ये सारी थ्योरीज का कहना है। और सेकंड थ्योरीज कहती है कि एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर। एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी कि जो एसिड को डोनेट करेगा वो, जो मतलब प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो है एसिड, और जो प्रोटॉन को लेगा वो है बेस। एंड थर्ड थ्योरी कहती है कि एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, कौन, एसिड। और बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहते हैं पॉजिटिव साइन, ये कहते हैं नेगेटिव साइन, और H प्लस और OH माइनस, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज है हमारे सामने जो एसिड बेस के बारे में बताती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। तो आप कैसे पता करेंगे लेबोरेटरीज में कि कोई एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है। तो सबसे पहले लेबोरेटरी में क्या होता है, इंडिकेटर। जैसे आप देखते हो ना, गाड़ी चलाते हैं हम, बाइक, लड़कियों को देखा होगा राइट इंडिकेटर देती है, लेफ्ट जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जो इंडिकेटर गाड़ी में होता है ना, राइट देना है तो राइट जाना, लेफ्ट देना है तो लेफ्ट जाना। तो इंडिकेटर का काम जो गाड़ी में होता है, सेम इंडिकेटर यहाँ पर है, जो हमें बताता है कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। इंडिकेटर्स का यूज क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है, आपको पता है गाड़ी चला रहे हो, आपके पास हाथ है, हाथ के यूज कर सकते हो ना, लेकिन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, वो ज्यादा क्या है आपके लिए, अच्छा है ना, बेनिफिशियल है। तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। सिमिलर, आपके सामने मैंने मान लो जहर दे दिया, ठीक है, मैंने नहीं बताया जहर है, मैंने कहा जरा चेक करना है ये एसिड है बेस है। आपने जैसे ही चखा एसिड को, आप हो जाते हो बच्चे बेहोश, मर गए। क्यों, आपने जैसे टेस्ट करा वो था एसिड, लेकिन जहरीला था। आप बता पाओगे कि क्या वो जहरीला एसिड था, नहीं बता पाओगे। अपने दोस्त को खिलाओगे, वो भी नहीं बता पाएगा कि जहरीला एसिड था। तो क्या करा जाए, चेक कराता जाए तो कैसे करा जाए, तो उसके लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ना खुद खाना ना दूसरों को खिलाना, ओनली इंडिकेटर से एसिड बेस को चेक कर डालना, ठीक है। सबसे कॉमन इंडिकेटर हमारे पास होता है लिटमस पेपर। कौन सा जी, कौन सा पेपर, हाँ लिटमस पेपर। कौन सा बच्चे, बोलो बोलो, लिटमस पेपर। तो एक हमारे पास होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस, ठीक है। जो एसिड जो होता है बच्चे, एसिड क्या होता है, अन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो उसका कलर रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस है उसका कलर रेड हो जाता है। इट मींस कि वो जो सोल्यूशन है वो आपका क्या है, एसिड है बेस, वो आपका बेस का सोल्यूशन है, यही है। नहीं बच्चे, एसिड का सोल्यूशन, बेस नहीं है। यार देखो ना, सुनो बात को ध्यान से। एक एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड क्या कर देगा, ब्लू लिटमस रेड क्या करेगा, एसिड। यानी कि जैसे मैंने ये मेरे पास ये लिटमस मैंने यूं डाला, मानो ब्लू है, इसका कलर कैसा हो गया, रेड। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है मेरे पास क्या है, एसिड या बेस, ये मेरे पास, बोलो बोलो, एसिड या बेस, एसिड, वेरी गुड। एंड बेस क्या करेगा बच्चे, रेड लिटमस, मैंने डाला रेड लिटमस, रेड को क्या कर देगा, ब्लू। और अगर मैं इसमें ब्लू लिटमस डालूंगा, बेस में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अगर हम बेस में ब्लू लिटमस डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर अगर हम एसिड में रेड लिटमस डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल। तो और सेकंड इंडिकेटर हमारे पास क्या है, मेथाइल ऑरेंज। कौन सा, मेथाइल ऑरेंज। कौन सा बच्चे, मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का होता है ये होता है आपका ऑरेंज कलर का। ठीक है, कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। जैसे हम इसको एसिड में डालते हैं, किसमें, एसिड में, तो मेथाइल ऑरेंज को गिव द रेड कलर एसिड, यानी एसिड में जैसे ही डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल। और इसको जैसे हम बेस में डालते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, येलो। यानी कि जो ऑरेंज है, अगर उस ऑरेंज सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो जिस सोल्यूशन में डाला है वो सोल्यूशन आपका एसिड। और अगर उसी सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी अगले सोल्यूशन में क्या डालते हैं, मेथाइल ऑरेंज डालते हैं। ऑरेंज कलर का अगर उसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाता है, यानी ऑरेंज से येलो टर्न हो जाता है, समझ जाओ कि वो जो सोल्यूशन है वो आपका किसका है, बेस का। यानी कि वो खाने में कैसी चीज है, कड़वी। ठीक है, ये। और से एक तीसरा इंडिकेटर आपका होता है फिनोप्थलीन। क्या होता है बच्चे, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या करता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं आता किसमें, एसिड में। अगर जैसे आपने फिनोप्थलीन डाला एसिड में तो कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन जैसे उस फिनोप्थलीन को बेस में डालोगे उस बेस का कलर पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक कलर। वो देखा ना, जादू दिखाते हैं लोग, कहते हैं देखो बच्चे मेरे पास है पानी, इसमें 2 बूंद डालूंगा सफेद पानी, इसका कलर हो गया गुलाबी हो जाता, तो गुलाबी कर देता है। देखा है ना। तो कुछ नहीं है बच्चे, ये सोल्यूशन लिया था वो काय का, एसिड का, बेस का सोल्यूशन है। यानी कुछ मान लो उसने कास्टिक सोडा वगैरह या फिर कोई बेस दे लिया हो, जैसे घर में खाने का सोडा होता है, उससे पानी में घोल लिया ऑलरेडी, और 2 बूंदे जो ट्रांसपेरेंट डाली है उसने कलरलेस किसकी डाली है, फिनोप्थलीन की डाली है। जैसे उसने फिनोप्थलीन डाला वैसे सोल्यूशन का कलर पिंक हो गया। तो यानी कि समझो वो जादू वादू कुछ नहीं, रियल साइंस है। ठीक है, 10th क्लास की साइंस है। और ठीक है, इतनी कहानी क्लियर। अब कहानी में आगे, जैसे आप देख सकते हैं एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस डाला तो क्या हो गया, ब्लू लिटमस को रेड, और बेस क्या करता है बच्चे, रेड लिटमस को ब्लू करता है। ओके, ये हो गया हमारे। और तीसरे इंडिकेटर होता है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी। एक तो हो गए हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिससे स्मेल से पता लगाते हैं, यानी कि 2 सब्सटेंस विच ऑर्डर चेंज, यानी कि उनकी स्मेल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। कब, जब वो एसिड और बेस से करें, है ना, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे अनियन, वेनिला एसेंस, है ना, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। तो इसका मैं बताता हूँ, अगर हम एसिड को अनियन क्या करेंगे, अनियन जूस है मेरे पास, हमारे पास क्या एक एसिड है और अनियन जूस का सैंपल। अनियन जूस को जैसे हम एसिड में डालेंगे, है ना, एडिंग ऑन द, क्या डालेंगे, अनियन जूस, तो अनियन जूस का क्या रहेगा, स्मेल एज इट इज अनियन जूस की तरह रहेगी। लेकिन जैसे अनियन में हम बेस का सोल्यूशन डालेंगे तो अनियन की स्मेल गायब। अगर अनियन की स्मेल गायब हो गई तो वो सोल्यूशन बेस है, एज इट इज है तो वो है क्या है, एसिड। और सेम है आपका सेकंड इंडिकेटर वेनिला एसिड। अगर आपको एसिड अगर हम किसी चीज में डाला उसमें वेनिला की स्मेल आ रही है, वेनिला की स्मेल आ रही है, तो समझ जाओ वो सोल्यूशन है वो एसिड का। और वेनिला की स्मेल गायब हो जाए, नो स्मेल, तो यानी कि जो सोल्यूशन आपने यूज किया है वो बेस है। वो क्या है, बेस। ठीक है, सोल्यूशन कर रहा हूँ, क्या सोल्यूशन कुछ नहीं बच्चे, सैंपल हो चुका है। हो सकता है जैसे मान लो मैंने इसमें कोई चीज ली, अब मुझे बताना है खट्टा है कड़वा, सीधी बात नो पास। खट्टी चीज होती है एसिड और कड़वी चीज होती है बेस। तो मैंने इसमें ले लिया कोई सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन मतलब कुछ भी ले लिया, कोई कड़वी चीज ले लिया। अब मुझे बताना है खट्टा है कड़वा, तो मैंने क्या करा, इसमें पहले नींबू निचोड़ा, खुशबू सुनिए, अभी भी कैसी आ रही है, वेनिला की आ रही है। क्यों, किसकी आ रही है, इसमें मैंने वेनिला कोई सैंपल ले लिया, जैसे मैंने वेनिला एसेंस डाला तो अगर वेनिला की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या है, एसिड है बेस, ये सोल्यूशन है मेरा एसिड। और अगर मैंने दूसरा सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन बी, अब इस सोल्यूशन में मैंने क्या करा, जैसे मैंने वेनिला डाला, स्मेल सूंघी, वेनिला की स्मेल गायब, यानी कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, अब कमेंट कर दो, बेस। क्या है, बेस। क्लियर, ओके क्लियर, आ गया आपकी तरफ से रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत आराम से पढ़ेंगे मजे से चैप्टर। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द मेटल जिंक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म विद द, क्या क्या होता है। अब हम क्या करने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसकी, एसिड एंड सॉल्ट की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। अब हम देखेंगे कि कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, कैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है जब एसिड में जाएगा मेटल, है ना, क्या होगा जब एसिड का मुकाबला होगा मेटल के साथ। तो नीचे सोर्स ऑलरेडी बनाई हुई है, जब हम क्या करते हैं मेटल की रिएक्शन। तो बच्चे देखो, जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन, जब हम किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। क्या बनता है बच्चे, सॉल्ट। और क्या निकलती है बच्चे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। यानी पूछा है व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड सम मेटल्स
इन अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप बोलोगे व्हेन वी ऐड द मेटल्स इन सल्फ्यूरिक एसिड द सल्फ्यूर क्या बनेगा, मेटल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करें किसी मेटल को मान लो, तो क्या बन जाएगा, उसका सल्फाइड सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा, उसका सल्फाइड सॉल्ट बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सिंपल, ठीक है। यानी जब जिंक को हम किस में डालेंगे, H2SO4 को, जिंक को H2SO4 में डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बताया था, तीर ऊपर है ना। और सेकंड क्या है ना। अब वही रिएक्शन को हम कैसे कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अब हमने अब इसी को कहते हैं हाइड्रोजन टेस्ट। अब हमें पता क्या चलेगी, जी निकली गई गैस हाइड्रोजन गैस। आप बोलो नहीं सर प्रूफ करो कि जो आपने गैस निकाली है वो हाइड्रोजन गैस है, तो हम कहते हैं अभी प्रूफ कर देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप। इसमें हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, कुछ एसिड ले लिया, एसिड H2SO4, और उसमें क्या डाल दिया, एसिड ले लो या बेस ले लो, ठीक है। यहाँ पर हमने बेस लिया, यानी कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं, कंक्लूजन लिखे बच्चे, यानी जब हम एसिड की, जब हम क्या करते हैं, ध्यान से, जब चाहे हमारे पास एसिड हो चाहे हमारे पास बेस हो, क्या हो, जब हम उसकी रिएक्शन क्या किससे कराते हैं, एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेटल से, ठीक है। और बेस की रिएक्शन में किससे करा रहे हैं, मेटल से। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास मिलता है एक सॉल्ट और निकलती है हाइड्रोजन गैस। यानी चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब उसकी रिएक्शन मेटल से कराई जाती है तो हमेशा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस केस में हमने क्या लिया है, कोई बेस का सोल्यूशन लिया है, उसमें हमने जिंक के मेटल्स डाला है, और कुछ टाइम बाद जो रिएक्शन हुई हमने क्या करी, कॉल के लगा दी, ताकि जो गैस निकले उसे हम कलेक्ट कर ले। अब हमें पता नहीं कौन सी गैस है, हमें पता है हाइड्रोजन, लेकिन प्रूफ करना है ना बच्चे। अब जैसे ये हाइड्रोजन गैस यूं करके इस तरीके से आती है, और नीचे हमने ले लिया सॉप सोल्यूशन, है ना, बच्चों को हिलाने वाला सॉप सोल्यूशन होता है ना, पानी में झाग बना लिया और यहाँ से पाइप लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, यानी कि जो रॉकेट वगैरह होते हैं ना, और रॉकेट हो गया, एयरप्लेन्स हो गए, उस सब में हाइड्रोजन फ्यूल डलता है, ठीक है, रॉकेट्स में डलता है ज्यादातर। और आपकी, तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से आपके हाइड्रोजन निकली, हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ से इसने झाग में एक बबल में कैद हो गई, बबल ऊपर आया, और जैसे हमने इसके पास कैंडल या मोमबत्ती रखी तो यहाँ से आवाज आई पॉप, कैसे आई, पॉप 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 की आवाज आई, कैसे आई, पॉप पॉप पॉप। तो पॉप पॉप की आवाज आई, तो हमें पता चला कि यानी कि ये जो बबल है इसके अंदर कैद है एक गैस जिसका नाम है हाइड्रोजन। ओके, गॉट इट, गॉट इट, कमेंट कर दीजिए अगर आ गया। और इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके नोट्स आपको मिल जाए बिना किसी मेहनत के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाएं और क्वांटस क्लासेस पे डीएम करें, सर प्लीज शेयर मी नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, हम आपको भेज देंगे। बस आपको इतना करना है, ठीक है, इतना एफर्ट करना है, मैसेज करना है ना। ओके, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। नहीं जी सर, हम तो आलसी हैं, हम कैसे कर सकते हैं ना। तो आलसी नहीं बनना, सारे नोट्स को लिखना है और खुद नोट्स बनाना है। हाँ, सिंटी का सारा नहीं लेना, खुद बनाना है। अब रिएक्शन ऑफ द मेटल कार्बन, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस की अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, हम एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मेटल कार्बोनेट। क्या है बच्चे, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम किससे करा रहे हैं, एसिड से। क्या करा रहे हैं, यहाँ लिख लो कि M फॉर मेटल, CO3 यानी कार्बोनेट की रिएक्शन जैसे ही हम एसिड से कराते हैं, जैसे ही हम एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या निकलता है, H2O यानी कि वाटर निकलता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, यानी कि मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बन की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन। ओ क्या निकलेगा, जल, यानी कि H2O वाटर। और जब मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं, किससे कराते हैं, सॉल्ट से। किससे, मेटल की रिएक्शन जब किससे कराते हैं, एसिड से कराते हैं, तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन निकलता है। जैसे ही मेटल की रिएक्शन बेस से कराई जाती है तो सेम रिजल्ट मिलता है हमें, यानी कि अब हम एसिड और बेस की अलग अलग चीजों से रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे हम मेटल की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं अब तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन को कंक्लूड करा। यानी कि जब हम किसी मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिड से, और जब किसी मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चे, बेस। तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हो गई आज की पहली सिद्धि।
ठीक है भाई, ये हो गई पहली। अब सेकंड सिद्धि आपको बतानी, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O का सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो दो रिएक्शन जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। ओके, कहते हैं समझदार हो भाई आप तो। अब सेकंड क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट। अब हम क्या करा रहे हैं, मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, तो और NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यानी कि सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी रिजल्ट स्टिल सेम। अब हमें पता कैसे चलेगी भैया, जो निकली गई है कार्बन डाइऑक्साइड, पहले हमने पॉप टेस्ट करा हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एग्जाम में पूछा था पॉप टेस्ट क्या है बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके यहीं से हो रहे हैं, और आपसे पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताएं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हमने जैसे ही इसमें से हमें पता क्या चल रहा है कि इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो क्या करा जाता है बच्चे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, थोड़ा सा पानी है ना, अब हम ले लेते हैं, ये है मेरे पास थोड़ा सा वाटर, जैसे मैंने ये वाटर है मेरे पास, अब मैं इससे थोड़ा पी भी लूं। अब मान लो ये है जिसमें रिएक्शन करी, अब ये मैंने ले लिया सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट, इस पानी में मैंने क्या डाल दिया, चूना डाल दिया, क्या डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रो CaOH का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन हो गया मेरे पास, CaOH का, क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूने का सोल्यूशन है। अब जैसे इसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालूंगा, अब ये देखो इसके नीचे नीचे चूना बैठा हुआ है, ऊपर पानी है मान लो, और जैसे मैंने क्या करा है, स्ट्रॉ है। अब अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मान लो कि रिएक्शन में पेट में हुई और कार्बन डाइऑक्साइड में निकाल रहा हूँ, जैसे अब जैसे मैं बहुत देर तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करता रहूंगा, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इस सोल्यूशन का कलर हो जाएगा मिल्क, जैसे दूध होता है ना, दूध, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फंस गई इसमें, अब कैद हो गई। तो अब मैं इसे थोड़ी देर तक नीचे छोड़ दूंगा ना, तो भी ये नीचे नहीं बैठेगा, अभी दूध की तरह हो जाए, ऐसा दूध होता है, सांस छोड़ दो क्या दूध का रंग नीचे जाता है, मलाई नीचे जाती, पानी पानी ऊपर आ जाता है, ऐसा होता नहीं, कोलाइडर सोल्यूशन बन जाता है, तो इसका भी बिल्कुल कोलाइडर सोल्यूशन बन जाएगा, समझ गए। ओके, अगर आप चाह रहे हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाएं, तो बच्चे एक साथ एक्सपेरिमेंट और प्लस क्या कहते हैं आपको वन शॉट कराना पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड टाइम में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वन शॉट का मतलब है हम कम से कम टाइम में एटलीस्ट 1 आवर में एक लेक्चर को निपटाएं, ठीक है। अगर चाहते हैं आप एक्सपेरिमेंट भी, मैंने आपको फील तो दे दिया एक्सपेरिमेंट का, अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो नीचे आप कमेंट करें, ताकि आपकी इच्छा पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट भी इनके कंडक्ट किए जाए, तो शॉर्ट्स की फॉर्म में सारे एक्सपेरिमेंट में डाल दूंगा, ये वाले, ठीक है, बुलबुल 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 बुले छूट रहे हैं तो सारे एक्सपेरिमेंट में डाल दो, चिंता नहीं करना। तो इससे हमें पता चला है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सेकंड सिद्धि यहाँ से ले लो जी, एक फॉर्मूला हुआ, यानी कि जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं सर एसिड के साथ, तो सर हमें मिलता है सर हाइड्रोजन गैस सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर, और निकलता है पानी सर, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो सर पानी निकलता है बहुत सारा, ठीक है सर। तो समझ में आया बच्चे, ओके, मजा आ रहा है ना, मुझे भी आ रहा है मजा। चले अब आगे, ओके, अब क्या करना है, अब हम द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अब हम एसिड और बेस को आपस में मिला देंगे। अब देखते हैं जी, बहुत हो गया एसिड की रिएक्शन मेटल, हमने क्या एसिड की रिएक्शन पहले मेटल से कराई, बेस की रिएक्शन मेटल से कराई, और जब हम बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं या मेटल बाइक कार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट नो रिएक्शन होती है, यानी बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा, नहीं करता तो नहीं पढ़ा, टाइम क्यों खोटी करना अपना। अब क्या करना है, हमें एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या है जी हमारा ये है बेस और ये है एसिड। जैसे एसिड और बेस मिलेंगे तो डंटन क्या बना, सॉल्ट, और क्या निकला, वाटर। यानी कि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड से तो सॉल्ट बनता है हाइड्रोजन गैस। तो चौथे नंबर की सिद्धि यहीं से ले लो आप, वहां जाने की जरूरत नहीं। चौथा है, तीसरा नंबर की सिद्धि है, देखें जरा, तीसरे नंबर, इसे 2 नंबर दूसरा नंबर इसे दे दो, ठीक है, इसे तीसरा नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने ही है।
तो 3 नंबर की सिद्धि हो गई। बेस की जब रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहीं लिख देते हैं। अब आप कहोगे नहीं यहीं लिख रहे हो तो यहीं लिखो जी, डरना नहीं है, मैं लिख दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का, इतनी टेंशन नहीं पालते। ठीक है, पढ़ने आए हैं हम, पढ़िए। तीसरी सिद्धि, ओके, यानी कि जब एसिड और बेस दोनों मिल जाएंगे, यानी कि दो भाई दोनों तबाई जब मिल जाएं तो बन जाता है सॉल्ट और निकलता है पानी। जब दो भाई दोनों तबाई मिल जाते हैं तो बनता है सॉल्ट और निकलता है पानी। ये तो बन गई एक कहानी, वाह भाई वाह, राइम बन गई है तो, है ना। तो अब आगे रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं भाई? एसिड के साथ। अब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन यानी कि मेटल का ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? एसिड के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा? जैसे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? फिर सॉल्ट बनेगा, यानी सॉल्ट ही सॉल्ट बनेगा और क्या निकलेगा आपका? वाटर। वाटर। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर बेस है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, क्योंकि एसिड एसिड सेम प्रोडक्ट सॉल्ट, बनने वाला वाटर। तो क्या इसका नेचर बेसिक होगा या नहीं होगा? क्या इसका नेचर बेसिक होगा या नहीं होगा? तो दबा के कमेंट ठोकेंगे, बोलेंगे यस इसका नेचर बेसिक ही होगा, डरना नहीं है। इसका नेचर क्या होगा? बेसिक। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा बेस और एसिड ने रिएक्ट करा तो क्या बना? सॉल्ट और वाटर। यानी ये रिजल्ट भी देखो ना, क्या बन रहा है? वाटर। तो कैसे पता चला कि चलो यही आएगा? क्यों? देखो सॉल्ट के साथ अगर वाटर बन रहा है तो इसका मतलब एसिड बेसिक सॉल्ट रिएक्शन करा। अगर ये एसिड तो इसका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक। तो अब हम एक और लिख सकते हैं अपना, ये 3 हो गया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लिया, ओके। अब हम 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर में क्या लिखते हैं भाई? यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है हमें? सॉल्ट और हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाई और मोनो ऑक्साइड, यानी कि क्या बनता है? वाटर। वाटर वाटर बोलो, वाटर। यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा होगा जी? बेसिक। गॉट इट? और अगर मैं कहूं कि अगर मैं क्या कराता हूं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ को होगी? नहीं होगी। देखो ना, बेस बेस के साथ रिएक्शन क्यों करेगा? बेस बेस मिलेंगे तो बहस हो जाएगी, कोई रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर दे ही नहीं रखी, लिखी नहीं रखी। देखो कहाँ लिखी है? नहीं लिखे हैं। हाँ, समझदार हो गए बेटा अब आप धीरे धीरे, वेरी गुड, है ना। तो अब क्या है हमारे अगली रिएक्शन, यानी कि जब एसिड और बेस अब क्या कर रहा है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या करेगा? बेस से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करेगा, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से, ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या है? बेस। दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बच्चे? 5वीं सिद्धि है ना, जब यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, NMO, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं, कहना ही पड़ेगा भाई, यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। तभी तो देखो एसिड और बेस रिएक्ट करने। क्या मैं कहूँ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा? बोलो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? एसिडिक। और एसिड एसिड मिलेंगे तो क्या होगा? एसिड ही होगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए नहीं लिखी। तो आप देखें, मोटा मोटा हमने कंक्लूड कर दिया कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जब मेटल बाइक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या मेटल बाइक कार्बोनेट और मेटल एसिड के बेस के साथ रिएक्ट करता है? तो आप बोलोगे नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। 3 बार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो क्या करता? मेटल के साथ रिएक्ट करता, मेटल बाइकार्बोनेट, सॉरी, यानी कि क्या करता? मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट क्या करता? बेस का रिएक्ट करता? नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो पूछो क्या करता? क्या करता?
वो एसिड के साथ रिएक्ट करता, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता और सॉल्ट बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता और पानी निकालता। ठीक है, चले, ठीक है, ओके। समझदारी का लेवल आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एसिड एंड बेस इन वाटर, जब एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जब एसिड और बेस जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जिंगा लाला हु जिंगा लाला हु क्या होता है ये देखना है हमें। हाँ, समझदारी का लेवल, हे बेटा आप में हो समझदार हो, मैं कब मना कर रहा हूँ आप नहीं हो समझदार। समझदार हो बेटा, बिल्कुल हो आप। आप क्या है, जैसे HCl है, एसिड है ना, ये एसिड है। अब इस एसिड को जैसे मैं अगर आपके मुंह पे डाल दूं, एसिड अटैक कर दूं तो क्या होगा, है ना। और अगर मैं सर पे जैसे मानो ये ओ चल गया, मुंह चल गया, जैसे आपने देखा ना थपक थपक मुंह की है, तो उसमें क्या करते हैं, लक्ष्मण अग्रवाल के मुंह पे एसिड डाल दिया जाता है, जैसे एसिड डालते हैं तो उनका फेस जल जाता है ना। तो अगर ये मेरे पास एसिड है, अब हम क्या करें, एसिड और वाटर को मिलाएंगे, ठीक है बच्चे। अब क्या है हमारे पास HCl है एसिड। अब जैसे उसे पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन से अलग हो जाते हैं और H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O आयंस बनाता है। और सिमिलर बेस क्या करता है भाई, बेस नहीं करेगा, बेस अपना काम करेगा, बेस भी यही करेगा। बेस क्या करेगा, जैसे बेस को मिलाएंगे तो NaOH बनेगा। अब मेरा सवाल ये है, अभी आगे अगर देखते हैं, है या पीछे ही पूछ लेते हैं कि हाँ चलो मैं बता देता हूँ, यही है, आप कहीं नहीं जा रहे ना, मैं कहीं जा रहा। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब हम पीएच स्केल स्टार्ट करेंगे। पीएच स्केल स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास है ज्यादा एसिड और मुझे मिलाना है इसमें पानी, तो मैं क्या करूं, इसमें पानी डालूं या इस एसिड को पानी में डालूं, पहली कंडीशन। अब मेरे पास है थोड़ा सा एसिड और इतना सारा पानी, तो अब मैं क्या करूं, सारा पानी इसमें डालूं या एसिड को इसमें डालूं, कमेंट में बताएं, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। कमेंट कि एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में डालना है। पहला कंडीशन मेरे पे एसिड ज्यादा पानी कम, तो क्या एसिड को पानी में डालूं, पानी को एसिड में। दूसरी कंडीशन मेरे पे एसिड कम पानी ज्यादा, अब क्या एसिड को पानी में, पानी को एसिड में। अब आपको सर कुछ को किसी में भी डाल लो कुछ भी हो जाएगा, नहीं होगा बच्चे। जैसे मैं पानी को एसिड में डालूंगा तो पानी उछलेगा, एसिड उछल कर मुंह पे लग सकता है। मैंने तो आपको हिंट दे दिया, अब इसका आंसर कमेंट करेंगे आप। चलें अब हम पढ़ते हैं जी पीएच स्केल। क्या पढ़ते हैं जी, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है बच्चे, पीएच एक ऐसा स्केल है जो आपको बताता है, हमने एसिड और बेस पढ़ लिया, अब ये पीएच हमें ये बताता है कौन कितना ज्यादा एसिडिक कौन कितना ज्यादा बेसिक। अब देखो जैसे आपने किसी ने बता दिया जी बच्चा सीधा है बच्चा टेढ़ा है, तो कौन कितना ज्यादा सीधा और कौन कितना ज्यादा टेढ़ा उसे बताने के लिए होता है उसका दोस्त, है ना। तो वैसे यहाँ पर पीएच स्केल, पीएच क्या करता है, पीएच इज द सॉल्यूशन। पीएच कुछ भी हो सकता है, स्केल यानी कि छड़ी जैसी डंडी सी ऐसे पीएच होगा, है ना। क्या है डंडी दिखाऊं, तो पीएच ऐसा कहीं छड़ी जैसी डंडी जैसा पीएच भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। पीएच कैसा भी हो सकता है बच्चे, ठीक है, डरना नहीं है। अगर ज्यादा हरकतें दिखाओगे तो स्क्रीन के उस पर आके उड़ा दिया भी जाएगा, ठीक है। हाँ तो पीएच स्केल, पीएच क्या है आपका, सब पीएच किसी भी तरीके का हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है और आपका स्केल के फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग। तो आप समझे अगर पीएच आपका क्या आ रहा है, पीएच वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 7 आ रही है। पीएच एक इस वैल्यू है जो आपको स्केल पे इंडिकेट करेगी, कलर की फॉर्म में इंडिकेट करेगी, या डायरेक्ट मीटर होता है थर्मामीटर बुखार चेक करने का, तो वैसे ही। तो पीएच क्या, अगर पीएच आपका 1 से 7 के बीच आ जाए, क्या आ जाए 1 से 7 के बीच, तो वो सोल्यूशन आपका एसिडिक। क्या है, एसिडिक, एसिडिक यानी कि जिसका पीएच क्या है बच्चे, जिसका पीएच हमारे पास क्या आ जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, या 6.5 हो या लग, तो वो सारा क्या होगा, एसिड। और जिसका 7 नहीं 8 9 10 जो भी हो, 18 20 यानी 7 से ज्यादा हो उसे कहेंगे बेस। जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो वो होगा बेस। और जिसका एग्जैक्ट 7 आ जाए जी वो होता है न्यूट्रल, ना ही एसिड ना ही बेस,
ठीक है, जो न्यूट्रल रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, दो बहुत सारे आपके क्लास में से बच्चे होंगे जो न्यूट्रल रहते हैं। दो, अगर क्लास दो कम्युनिटी में बटी हुई है तो बच्चा कम्युनिटी मीन्स दो ग्रुप में बटी हुई है, या पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले, बदमाश कम बदमाश, या आंसर करने वाले, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर, अलग अलग ग्रुप में। तो एक बंदा बिल्कुल न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, ना इधर का ना उधर का। वो कहता है जी क्या मैं आपकी कॉपी ले लूँ, क्या मैं आपका खाना खा लूँ, क्या मैं आपसे बातें कर लूँ। वो कहता है नहीं, तो कहता है ठीक है ओके। तो वो बच्चा बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। तो वैसे यहाँ पर क्या रहता है आपका, जिसका pH 7 होता है न्यूट्रल, सिर्फ पानी हर जगह मिक्स हो जाएगा, न्यूट्रल है। ठीक है, दूध न्यूट्रल, ब्लड हमारा न्यूट्रल होता है लगभग। ठीक है, जैसे भारत देख लो, किसी भी कंट्री की लड़ाई हो जाए, यहाँ पर हमारी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, भारत न्यूट्रल है ना। दोनों की अब भारत क्या कर रहा है, अपने अपने लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। अगर इजराइल करा तो इजराइल की तरफ से, भारत करा तो भारत की तरफ। और वैसे यूक्रेन रशिया में भी आप देखें, दोनों देशों से बढ़िया करके रिलेशन बना रखे हैं, है ना। जेलेंस्की से भी और पुतिन से भी, दोनों से बढ़िया करके रिलेशन बने हुए हैं, ना इधर ना उधर। सिमिलर हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, अमेरिका के साथ थोड़े बिगड़ रहे हैं। तो यानी कि भारत हर जगह न्यूट्रल है, ऐसा कोई वो नहीं है कि यानी हर जगह घुलने वाला। तो पीएच स्केल भारत का कितना है, 7 है। तो हम पीएच स्केल की कसौटी भारत को नापेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल मतलब जो हमें बताता है कौन एसिड है या बेस। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने स्केल बना दिया है, जहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां पर H प्लस आयन भर भर के वो है एसिड, और जहां OH माइनस भर भर के वो है बेस, वो है बेस। मान लो एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, बहुत सोल्यूशन करे जा रहे हो जी, और सोल्यूशन कर रहे हो तो बेटा सोल्यूशन चैप्टर ही सोल्यूशन बेस है। तो मान लो ये है मेरे पास, इतना हिस्सा ले लिया मैंने, ये है। आप इस हिस्से में देखो, नीला नीला हिस्सा है वो है H प्लस आयन से भरा हुआ, और जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा है वो है OH माइनस आयन से भरा हुआ। तो इसमें ज्यादा हिस्सा किससे ऑक्यूपाइड है, H प्लस या OH माइनस? क्या क्या, OH माइनस। बेटा आंखें खोल के देख यार, दिख नहीं रहा क्या? पूरा नहीं देखना, इधर 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 मेरे लाल, इधर इतना एरिया देखो। H प्लस आयन क्या है, ज्यादा नीले से भरा है, और ये व्हाइट व्हाइट किससे, OH से। ज्यादा कौन है, H प्लस आयन। वेरी गुड, ज्यादा क्या है, H प्लस आयन। तो H प्लस आयन ज्यादा तो क्या है, एसिड या बेस? बोलो बोलो, एसिड। सही बताया यार, अब तो समझदार हो गया, बहुत समझदार हो गए। ये हो गया एसिड, ठीक है। अगर यहाँ आ जाए 7, देखो ये न्यूट्रल, इधर H प्लस आयन, इधर OH माइनस, बराबर। इधर ये ज्यादा तो ये कम, इधर ये कम तो ये ज्यादा, बराबर, न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है किसमें किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर जो चीज आई है वो एसिडिक है बेस, इतना एरिया। तो इतना एरिया देखो ज्यादा किससे भरा हुआ है, H प्लस आयन यानी एसिड, OH माइनस से कम भरा है यानी कि इधर एसिडिक। अगर इधर की बात करें हम, इधर इधर देखो सारा एरिया OH माइनस से H प्लस से बहुत कम है। तो यहाँ पर जो भी चीज होगी वो बेस। ठीक है, ओके, बस इतना आसान है यार। हाँ, तो आपको भी कहोगे आसान है आसान है। ठीक है, ये हमारा पीएच स्केल। अब पीएच स्केल पे अलग अलग वैल्यूज होती है, 0 से लेके 14 तक नंबर से। अब नंबर से हमें देखो, जैसे हमने किस सोल्यूशन में डाला स्केल को, तो नंबर तो नहीं बताएगा वो कितना है, ऊपर पारा चढ़ गया ऊपर, नहीं। तो हम पीएच कैसे चेक करते हैं, जैसे आपने वो देखा ना, फ्लो ऑफ क्रीम आती है, ब्यूटी क्रीम, नाम नहीं लूंगा, जैसे उसमें लगाने का वो होता है कि आज आपकी स्किन ऐसी है, कल ऐसी हो जाएगी, इस कलर की हो जाएगी। तो वैसे ही एक स्केल होता है। अब मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, ये मेरी गिलास है और ये हमारा कोई सोल्यूशन मान लेते हैं। अब हमने क्या करा, ये सोल्यूशन ये हमारा कोई सोल्यूशन है, ठीक है बच्चे, ये सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को जैसे मैंने जैसे हमने पीएच स्केल को इस सोल्यूशन में डिप करा, जैसे मान लो मेरे पास ये पीएच स्केल है ना, मानना ही पड़ेगा बेटा, आप सब मान के दिन चल कट रहे हैं। आप जैसे मैंने इस पीएच को सोल्यूशन में डाला और इस कागज का रंग हो गया, मान लो कैसा हो गया जी, ऑरेंज हो गया, मान ले भाई ऑरेंज हो गया। अब इस ऑरेंज कलर को मैं लेके आता हूँ, पता चलूँ कि एसिड है बेस है। ओ इसका कलर तो 3, इसका कलर किससे मिल गया, इसका कलर तो इससे मिल गया, इसका कलर किससे मिल गया, आइला, इसका कलर तो 3 वाले से आ गया। यानी कि ये जो गिलास है, इस गिलास में मेरे पास एक एसिड है। वेरी गुड, समझदार हो गया मेरा बच्चा, मेरे अच्छे समझदार, वेरी गुड, सही बताया आपने, बिल्कुल बहुत समझदारी के साथ आप आंसर दे दो। ओके गॉट इट।
ठीक है। और अब भाई अगर हमने यही सोल्यूशन दोबारा से हमने ये ले लिया और इससे कलर हो जाता है हमारा मानो नीला हो गया, तो ये देखो किस में आ रहा है, ये तो 11 हो गया, अरे ये तो 11 हो गया, ये तो 11 हो गया। यानी कि ये जो है जिस सोल्यूशन में डाला वो कैसा है, बेसिक, बेसिक है ना, यानी कि कड़वा है स्वाद में। ओके, जैसे अलग अलग चीजों के दे रखे, लेमन जूस का 2.2 होता है, प्योर वाटर का 7.4 होता है प्योर वाटर का, ब्लड का 7.4, मिल्क का होता है आपका 10, है ना, लगभग मिल्क का 10 से कम ही होता है। ओके, समझ गए। अब हमारा डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डेली लाइफ में हमारा पीएच यूज होता है, पता है, होता है, यस होता है भाई, डेली लाइफ में हमारा पीएच का इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ इन पीएच, सबसे पहली बात हमारी बॉडी का जो पीएच होता है बच्चे, अलग अलग रेंज होती है, हमारी बॉडी की पीएच क्या होता है 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। और व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर बारिश का पीएच हो जाता है 5.6 से कम, तो हम कहेंगे कि जो बारिश है वो अम्लीय यानी कि एसिडिक रेन है। क्या हमें एसिडिक रेन में नहाना चाहिए, नहीं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मानो अभी पॉल्यूशन वगैरह सब ऊपर चलेगा। दिल्ली में बात चली आर्टिफिशियल रेन की, है ना, तो आर्टिफिशियल रेन से क्या होगा, जैसे ऊपर सारा पॉल्यूशन चलेगा रेन होगी, और जो रेन होगी आर्टिफिशियल, क्या ये एसिडिक होगी, यस, क्योंकि सारा मलबा केमिकल वगैरह सब कुछ से जितना भी हमारा सीएफसी निकली सारी की सारी पानी से नीचे आएगी। अगर उस बारिश में हम नहा लेंगे वो पानी हमारे पर पड़ जाएगा तो वो एसिडिक होगा, जो हमारी स्किन में स्किन डिसीज का कारण बन जाएगा, जिससे हमारी स्किन रैशेज या बहुत सारी डिसीज हो सकती है ना, एक्साइमा, फंगस, ये सब चीजें हो सकती हैं, होने के 99.99% चांस है, इसलिए उसे एसिडिक रेन कहते हैं। इसलिए हमें एसिडिक रेन में नहीं नहाना चाहिए। जैसे हमारे पुराने टाइम में दादा मामा पाचा ये लोग कहते थे कि भाई पहली बारिश में मत नहाओ, एक दो बारिश होने तो फिर नहाना। पहली बारिश का मतलब पहली बारिश में क्या होगा, पहली बारिश होगी तो जितना केमिकल वगैरह ऊपर जाएगा सारा नीचे आ जाएगा, तो वो होगी एसिडिक रेन। पहली बारिश सीजन की पहली दूसरी बारिश होती है एसिडिक। उसके बाद जब मौसम साफ हो चुका रहता है 2 दिन बाद बारिश आती है, तो उस बारिश में कंटिन्यू नहाइए, क्योंकि वो एसिडिक रेन नहीं होती। हाँ, समझ में आया। अच्छा, अब समझे हमारी दादी क्यों कहती थी, हम तो कहते थे हमारी दादी अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है बेटा, वो सब जानती है लॉजिक। तो पीएच रिवर में होता है ना, हमारी बॉडी का अलग अलग पीएच होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक साबुन आता है व्हाइट कलर, कहता है हमारा मिल्क सोप है, जैसे उसमें पीएच लगाते हैं उसका कलर अलग हो जाता है, काला नीला सा हो जाता है, तो कहते हैं ये कहाँ से है भाई, तुम्हारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जिसका पीएच आपका क्या हो 3, 5, 6 हो, वो हमारी क्या होता है फेस पे लगाए जाते हैं। तो आपने देखा हमारे अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट, फेस के लिए फेस वॉश आता है तो उसका पीएच अलग होता है, हेयर के लिए शैम्पू आता है उसका पीएच अलग होता है, बॉडी के लिए बॉडी वॉश या फिर सोप वगैरह आते हैं उसका पीएच अलग होता है। और हमारे जो इंटरमेंट एरियाज होते हैं, यानी जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको वॉश करने के लिए हमारे अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका पीएच अलग होता है, क्योंकि हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनका पीएच अलग होता है ना। फीमेल में जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनका जो पीएच होता है वो एसिडिक रहता है, इसलिए जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहां पर जो होता है आपके पीएच स्केल, जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं उसकी पीएच क्या होना चाहिए बच्चे, एसिडिक होना चाहिए, जो मतलब उसके हिसाब से बनी हुई है प्रोडक्ट है। वहाँ पर अगर हम साबुन वगैरह का यूज करेंगे डायरेक्टली सोप वगैरह का, जिसका पीएच क्या हो 7 से ज्यादा है बेसिक है, तो वहाँ पर हमें स्किन फंगस डिसीज वगैरह हो सकती है, कारण इन सब चीजों की वजह से होते हैं, जिससे लोग क्या होता है जनरली लोगों को नॉलेज नहीं होती है ना, जिसके वजह से उन्हें ये सारी डिसीज हो जाती हैं। तो इसलिए एक ये आप बेटा अवेयरनेस के लिए भी ये टॉपिक आपके लिए, ताकि आप जनरल अवेयर हो और आपको पता चले आपकी बॉडी के बारे में कि हमें क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, इतने सारे प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनाएंगे। तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें उसकी पीएच वैल्यू देखें, अपने फेस के हिसाब से रिसर्च करें, देन उसे चूज करें, या डर्मोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करें अगर आपको ज्यादा कुछ डाउट है तो, ठीक है। आप पीएच इन हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारे डाइजेशन सिस्टम में क्या है, हमें पता है हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम जब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे क्या करता है, कोई भी खाना हमारे एसिड में जाता है पेट में, तो एसिड क्या करता है उसे डिसॉल्व करता है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड, जो वो एसिड अगर आपके पेट से निकाल के आपके हाथ पे डाल दिया तो आपका हाथ चल जाएगा, आप छपक बन जाओगे, पूरा हाथ आपका गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, हड्डियां भी गायब हो जाएगी। इतना खतरनाक एसिड हम अपने पेट में लेके चल रहे हैं। देखो फिर हमारे पेट में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके यहाँ पर एक लेयर है, क्या म्यूकस एंजाइम है, ठीक है। ओके, बहुत जल्दी मैंने बता दिया आपको, है ना, डाइजेशन हमारी बॉडी में। और पीएच इन हमारे टूथ, है ना, दांतों में क्या होता है, जैसे हम अगर हम ब्रश ना करें 2-3 दिन तक, तो 2-3 दिन तक ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, आपने जो खाना खाया आपके एसिडिटी, पेट का एसिड धीरे करके सलाइवा के थ्रू आपके मुंह पर लग गया। अब जैसे जैसे एसिड आपके फेस पे लगता है, दांतों में लगेगा, आपके दांतों क्या करेगा, कैविटी लगेगी, आपके दांत सड़ने लगेंगे और आपके दांत टूट सकते हैं और आप पोपले हो जाओगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है, इसे कहते हैं कि आपके टूथ में नमक है, यानी इट मींस कि आपका टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जो आपका पीएच वैल्यू को बनाए रखता है। आपका जो टूथपेस्ट होता है वो 5.5 उसका पीएच होता है, कितना होता है 5.5, यानी मुंह का पीएच आपका 5.5 मेंटेन होना चाहिए, अगर नहीं है तो ब्रश करें, इसलिए कहते हैं ट्वाइस अ ब्रश, है ना, ट्वाइस अ ब्रश इन अ डे, है ना, एक दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होता है हमारे दांत साफ रहते हैं, पहले हमारे दांत क्या रहते हैं साफ रहेंगे,
दूसरी बात, उनमें जो एसिड वगैरह लग गया वो साफ हो जाएगा, जिससे हमारे दांत सड़ेंगे नहीं और लंबे जिएंगे। आपको किसी शेर तो ब्रश नहीं करता, शेर कैसे करता, तो बेटा शेर हमारे तरह ऊट पटांग नहीं खाता, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाता, तले फिले नहीं जाता। शेर नेचर ने जो चीज शेर के लिए बनाई है वो उसके अलावा कुछ नहीं खाता। वो कच्चा मांस के अलावा कुछ खाता है नहीं। हमारे लिए नेचर ने जो बनाया हम वो भी खाते, ऊट पटांग चीजें भी खाते, चिमकादड़ भी खा जाते हैं हम, तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, टिड्डियां खा जाते हैं, तो इसीलिए, है ना। तो ऐसे यूजलेस क्वेश्चन ना करें, तो उसका काउंटर भी यूजलेस ही होगा। अब सॉइल का क्या हमारी डेली लाइफ पीएच का इंपॉर्टेंस है, यस सॉइल क्या है हमारी इंपॉर्टेंस। जैसे हमें पता चला कि लाल मिट्टी का पीएच इतना होता है, काली मिट्टी का पीएच इतना होता है, तो उसमें ये क्रॉप्स उगती हैं, तो हमने वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही पीएच को मेंटेन करा और उसी क्रॉप को दिल्ली में उगाया। मानो कश्मीरी सेब दिल्ली में उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, वही टेम्परेचर अचीव करना होगा। कर सकते हैं जी, मिट्टी का पीएच क्या क्या न्यूट्रिशन है उस मिट्टी में, उस पीएच के बारे में रिसर्च करा, अच्छा इसका पीएच इतना है, हमें ये न्यूट्रिशन देने हैं मिट्टी को ताकि उसका पीएच इतना हो जाए। तो वैसे हमने सारे न्यूट्रिशन वगैरह दिए और कश्मीर का सेब दिल्ली में सक्सेसफुली उगा लिया। तो ये सब होती है इंपॉर्टेंस पीएच के बारे में पढ़ने से। अब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट सॉल्ट। अब हम चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट फेज पे आ गए हैं बच्चे। अब हम पढ़ने वाले हैं फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का परिवार, नमक का परिवार से मिलवाते हैं। आओ दुल्हन अब इनसे मिलो जी, ये हैं आपके भैया जी, सासू माँ। तो देखो, है ना, तो हम सॉल्ट के परिवार से मिलते हैं। सॉल्ट के परिवार में है मेंबर, सबसे पहला मेंबर आता है NaOH। क्या है? NaOH। ठीक है, सोल्ट का परिवार है NaOH। अभी NaOH बनता कैसे, है ना, कैसे हुआ जी इनका जन्म, नमक के चाचा का। अब इनका जन्म के पीछे एक कहानी जो मुझे है आपको बतानी, तो ध्यान से देख मेरे जानी, क्योंकि मैं बताने वाला हूं तुझे कहानी। तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में हमने पानी भर लिया, है ना, पानी भर लिया, ओके गॉट इट, पानी भर लिया। अब उस पानी में हमने क्या करा, दो रॉड्स लगा दी, एक कैथोड एक एनोड, दो रॉड्स लगा दी, ठीक है भाई, दो रॉड्स लगा दी। अब क्या करा, उसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बीच में मेम्ब्रेन लगा, जैसे चाय छन्नी होती है ना बच्चे, पत्ती एक ही तरफ रहेगी, चाय आर पर जा सकती है, तो वैसे मेम्ब्रेन लगा दिया। और हमने क्या करा, इसमें NaCl डाला, नमक डाला पानी में, और पानी और नमक दोनों को मिलाया। जैसे पानी और नमक को मिलाया, उसमें बिजली पास करी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो Na+ और Cl- टूट गया। और वैसे फिर पानी ने कहा हम क्यों अलग हो, हम भी टूटते हैं ना, हम भी जुदा होते हैं, तो H+ और OH- अलग हो जाता है, हम जुदा हो जाते हैं, तो ये भी जुदा हो गए। हम क्यों रहे खफा खफा, क्योंकि हमें भी होना है एक दिन जुदा। तो वैसे ये दोनों हो गए जुदा। तो Na ने कहा कि अब मैं तुझसे अलग हो गया, तो मैं OH के साथ अपना घर बसाऊंगा। तो NaOH इस तरीके से आपका साइड हट गया। और हाइड्रोजन कहता है जी अभी अभी टूटा हूँ, तो थोड़ा जुड़ जाने दो, तो अपने से ही मुझे थोड़ा मिल जाने दो, इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो क्लोरीन कहता है तब मेरे लिए तो कोई बचा नहीं, तो मैं क्या करूँ, किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, तो कहती है मैं भी अकेला चलूं, तो क्लोरीन भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो क्लोरीन किधर जाएगा, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पसंद है पॉजिटिव, तो क्लोरीन आ जाएगा आपके प्लस के साइन की तरफ, यानी कि एनोड पर आएगा हमेशा आपका नेगेटिव जो क्लोरीन, और जो कैथोड है कैथोड पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, है ना, H+ आपका यहाँ जाएगा। और यहीं पर H+ के साइड में आपका नी से इकट्ठा हो जाएगा NaOH का, NaOH, और जिसे आराम से साइड कर लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल होता है ना, वो जो सिंक वगैरह में से हटाते हैं, घूसा मार के आता है कि सारी सिंक साफ कर दूंगा, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, वो आपका NaOH होता है। तो मुबारक हो, आपने कास्टिक सोडा बना लिया। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मैंने आपको बता दिया कहाँ होता है, कि सिंक वगैरह को साफ करने के लिए, ये सब चीजें, और मतलब उसके अंदर जो ड्रेनेज वगैरह में कचरा ऐसा फंस जाता है उसे साफ निकालने के लिए। और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है फ्यूल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बच्चे, फ्यूल बनाने के लिए, पेट्रोलियम है ना, ये फ्यूल, सॉरी फ्यूल नहीं, ये तो हाइड्रोजन के फ्यूल ही है, जिसका इस्तेमाल रॉकेट वगैरह को उड़ाने में किया जाता है एज अ फ्यूल। और क्लोरीन हम सब जानते हैं, जब हम स्विमिंग पूल जाते हैं तो पानी कितना साफ नीला नीला दिखता है, पानी को प्योरीफाई करने का काम किसका होता है, क्लोरीन का। तो हमने इसके यूज भी सीख लिए और हमने चाचा को बनाना भी सीख लिया। अब चाचा के बाद बात करते हैं जी किसकी, बुआ, चाचा की बहन बुआ। बुआ क्या करती है ना, बुआ माचिस, तो बुआ क्या करती है, जलाने का काम, तो यहाँ ये भी क्या करेगी, जलाने का काम, ठीक है भाई। वैसे एक्चुअल में बुआ बुरी नहीं होती है, आप लोगों ने बना दी है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन बाय द ड्राई साइड लाइम, यानी कि सूखे चूने पे क्लोरीन की क्रिया, सूखे चूना है, सूखे चूने पे क्लोरीन डाल दो, आओ कबूतर आओ, सूखे चूने पे क्लोरीन जैसे हमने डाला वैसे हमारे में क्या बन के तैयार हो गया, ब्लीच, यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। आपको उसका फॉर्मूला और नाम पता होना चाहिए, और साथ में क्या निकलेगा, नमी आएगी ना थोड़ी सी,
तो वाटर, ठीक है। यानी जो क्या करना है, आपने सूखा हुआ चूना लेना है, उसमें क्लोरीन डाल देना है। जैसे सूखे चूने में क्लोरीन डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बन जाता है। अब इस ब्लीच का इस्तेमाल कहाँ होता है, सबको पता है ब्लीच का इस्तेमाल कहाँ होता है, बोल दो एक बार। ब्लीच का इस्तेमाल होता है कपड़े को साफ करने के लिए ना, देखा नहीं, ब्लीच लगाते हैं कपड़ों पे व्हाइट करने के लिए। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, जितने भी कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ब्लीच का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं, तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच का इस्तेमाल होता है। सेकंड चीज, इंडस्ट्रीज में होता है ब्लीचिंग, लकड़ी वगैरह जो बनाते हैं, हमने लकड़ी से हमें क्या होना है, कागज, तो इस लकड़ी को गलाने के लिए क्या चाहिए हमें, ब्लीच। ब्लीच से पल्प बना देंगे ताकि बाद में हम इसका पेपर बना सकें। एंड सेकंड, फैक्ट्रीज में होता है ब्लीच का, और ब्लीच से क्या होता है, कपड़े वगैरह साफ करने में, लॉन्ड्रीज में यूज होता है। आपने देखा होगा ना, एक प्रोडक्ट आता है जिसे कहते हैं वी से, उसका नाम होता है VNISH, वनिश। तो वनिश एक प्रोडक्ट है, उस वनिश प्रोडक्ट में ब्लीच का इस्तेमाल होता है, जिससे क्या होता है, आपके कपड़े जल्दी साफ होते हैं। कहते हैं एक स्कूप वनिश डालो अपने डिटर्जेंट के साथ और अपने कपड़े चमका लो। और क्या बच्चे, ब्लीच का इस्तेमाल फेस पे लगाते हैं ना गोरे होने के लिए, जो हमारे बालों क्या करता है, ब्राउन करता है, जिससे हमारे स्किन टोन के साथ बाल कलर मिल जाता है, तो हम ब्राइट नजर आते हैं। कोई कोई लोग बालों में लगा लेते हैं ब्लीच, जो बाल जो हेयर कलर वगैरह होते हैं ना, जो नीले काले गुटके जैसे दिखते हैं, अलग अलग कलर के कबूतर जैसे बाल, तो ये सारे क्या होते हैं, उसमें ब्लीच डली रहती है ना। ब्लीच ब्लीच क्या होता है, आपने क्रीम देखी है, क्रीम के साथ जो एक्टिवेटर आता है ना पाउडर, वो एक्चुअल में ब्लीच होता है, वो बेस होता है मिलाने के लिए। क्रीम एक बेस होती है मिलाने के लिए, ताकि आप अपने फेस पे इजीली अप्लाई कर सकें, ठीक है। वो बेस इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे माना आपको नमक खाना है, तो नमक को पानी में मिलाएंगे ना, तो बेस इंग्रेडिएंट्स वाटर हो जाता है। तो वैसे ही जो ब्लीच वो एक्टिवेटर पाउच होता है, उसे मिलाते हैं हम उस क्रीम में, ताकि उसमें डिसॉल्व हो जाए, उस क्रीम को हमारी लेयर पर लगा लें, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब अगली चीज, अगला परिवार का सदस्य, अब आया बेकिंग सोडा, ठीक है। चाचा बुआ के बाद बारी है आपकी मामा, किसकी, मामा। मामा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मामा का काम है जी खाने को फुला देना, जैसे खाने में डल जाए वैसे फूलना, है ना। तो ये चलो, ये फूफा रख लेते हैं इनका नाम, फूफा मुंह फुला के बैठ जाते हैं जगह जगह। मुझे पूछा नहीं जी खाने को, मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन से आके बैठा हूँ, तुमने मुझसे एक दिन ही बात करी कि फूफा जी कैसे हो, हैं। तो ये हो गए आपके फूफा जी। तो फूफा जी हैं बेकिंग सोडा। फूफा जी का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। क्या है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। अब फूफा जी बनते कैसे हैं, जब कैसे बनेंगे, NaCl में पानी डाल दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और अमोनियम NH3 डाल दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जैसे इन सब चीज को मिला दिया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना, चाचा के साथ, फूफा के साथ। और ये आपके फूफा जी तैयार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फूफा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब फूफा का इस्तेमाल कहाँ होता है, फूफा का इस्तेमाल हर जगह होता है। कहीं भी फुलाना हो तो फूफा को बुला लो ना, तो फूफा में सब फूले रहते हैं ना, और तो फुलाने काम क्या फूफा का। जैसे हम क्या करते हैं, फूफा को किसी चीज में डालते हैं, जैसे पकोड़े बनाना हो, केक बनाना हो, पेस्ट्री बनाना हो, ढोकला बनाना हो, डबल रोटी बनानी हो, सिंगल रोटी बनानी, फूलने वाली चीज, तो वैसे ही फूफा को डाला उसमें। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे गैस गर्म करी है ना, गर्म करा तो फूफा जी गर्म हुआ, फूफा जी टूट गया किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। और फूफा में आ गई थोड़ी सी नमी, और नमी आ गई और फूफा की निकली गैस, तो फूफा फूले। जैसे फूफा की गैस, जैसे मान लो इसमें हमने गर्म करा, ऐसे 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 गैस भरी, वो फूल गया, तो फूल गया, गैस बाहर नहीं जा सकती, तो क्या होगा, जैसे आप देखना पकोड़े से खाते हैं फूल जाते हैं। तो पकोड़े कैसे फूलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, जब उसे गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें वाटर की नमी रहती है, जिससे वो सॉफ्ट बने रहते हैं पकोड़े हमारे। और जो फूलता है वो फूलता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी रोटियां फूलती है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका यूज कहाँ होता है, बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है बच्चे बेकिंग पाउडर बनाने में, और अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक पिंच लीजिए, पानी में घोल के पी जाइए, आपकी एसिडिटी खत्म, आपकी एसिडिटी खत्म, ठीक है। और कहाँ होता है इसका इस्तेमाल, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, और डबल रोटी बनाने में, बन बनाने में, ब्रेड्स बनाने में, और ढोकला बनाने में, सबका इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कंपाउंड है हमारा, सॉल्ट का परिवार है, सॉल्ट के परिवार के, सॉल्ट एक नमक का रिश्तेदार है, जिसका इस्तेमाल करते हैं क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए। तो पहचानिए, तो क्रिस्पी पकोड़े किससे बनते हैं, क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं जी हमारे फूफा जी से। तो यानी कि फूफा जी का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फूफा जी कैसे बने, पूछेगा कि आप बताएं कि कैसे बना, तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिख दोगे, ये कैसे बना और क्या क्या यूज है। देखो कैसे बना, ऐसे बना, और गर्म करने पे ये होगा, क्या क्या यूज होते हैं ये लिख दोगे। 3 नंबर का सवाल सीबीएसई ने पूछा है, तो आपका प्रीवियस ईयर भी यहाँ से होगा। बेटा कॉन्सेप्ट से ही सवाल बना दूंगा, कॉन्सेप्ट से ही। अब इसमें 2 टॉपिक और बचे आपके, वॉशिंग सोडा और आपका पीओपी, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चे, वॉशिंग सोडा क्या है,
ये है आपके फूफा की बहन, है ना, तो बनी भी फूफा की तरह ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये बनता कैसे है, जैसे हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को यानी कि फूफा को गर्म करते हैं, जैसे फूफा को गर्म करेगा ना तो फूफा की बहन आ जाएगी, है ना, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिला, क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करा तो सोडियम कार्बोनेट मिला, और क्या निकला, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे इसमें ये बन गया, अब इसमें थोड़ा सा डाल दो, पानी ऐड कर दो, जैसे पानी ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट में तो बन जाएगा आपका डिटर्जेंट यानी कि सर्फ। सर्फ कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट को हमने पहले गर्म करा, गर्म करने के बाद वो पाउडर बन गया, उस पाउडर में फिर हम क्या करते हैं, कुछ वाटर, कुछ क्या करते हैं केमिकल्स वगैरह, जैसे ये बन गया सोल्यूशन, कुछ केमिकल्स ऐड, पानी ऐड करा और कुछ इसमें अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल वगैरह डाली, खूब गर्म करने के बाद छोड़ दिया, ओवरनाइट छोड़ दिए। जैसे हम सुबह आते हैं तो देखते हैं नीचे ना क्रिस्टल से जम जाते हैं सर्फ के, तो ऊपर का जो पानी है ऐसे करके वाला हो, है ना, ऐसे करके सारा पानी हम फेंक देते, तो नीचे जो क्रिस्टल बचता है, नीचे जो क्रिस्टल बचता है आप देखते हैं कि वाह ये तो सरफ है, जो नीचे क्रिस्टल, फिर उसे सुखा लेते हैं कपड़े पे डाल के, जैसे वो पाउडर सूख जाता है फिर उसे कपड़े में डाल के कपड़े साफ करो। तो ये क्या है, वॉशिंग सोडा यानी डिटर्जेंट, जितने भी आपके सर्फ वगैरह होते हैं ना अलग अलग ब्रांड के, वो बेस इंग्रेडिएंट्स उनका ये है। किसी आपने देखा होगा डिटर्जेंट में किसी का कलर नीला होता है, किसी के अंदर नीले गुलाबी गुलाबी डंडियां होती हैं, किसी में व्हाइट व्हाइट डंडियां, तो नीली नीली गुलाबी गुलाबी ब्लीच की डंडियां होती है, वो सब चीजें एक्स्ट्रा मिलाते हैं, लेकिन बेस इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, यही होता है। तो डिटर्जेंट का यूज कहाँ होता है बच्चे, डिटर्जेंट का यूज होता है कपड़े धोने के लिए, कांच वगैरह साफ करने के लिए, घर की सफाई के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है, और क्या करता है, पानी के परमानेंट हार्डनेस को कम करने के लिए यूज पूछा जाते हैं। बनने का देखो क्या क्या पूछेगा, बनने का प्रोसेस पूछेगा, यूज पूछेगा और कैसे बना, ठीक है, और हिंट देगा, डायरेक्ट नहीं पूछते, आपसे बोलेंगे एक एक नमक का परिवार है जिसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है, तो आप समझ जाओ थर्ड ले से वॉशिंग सोडा की बात की जा रही है, ठीक है बच्चे। अब तो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर का जब हम क्रिस्टल बना देते हैं बच्चे, तो क्या बन जाता है आपके क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल जो सर्फ होता है डिटर्जेंट, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिलता है। अब अगला परिवार का सदस्य हमारा आखिरी, जिसका नाम क्या है, पीओपी, है ना, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आपने देखा है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, कितने में बच्चे, 373 डिग्री केल्विन पर जिप्सम को गर्म करते हैं, तो क्या करता है, अपने पानी को लूज कर देता है, जिसके वजह से वो कैल्शियम सल्फाइड हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सल्फाइड हेमीहाइड्रेट विच इज कॉल्ड पीओपी, यानी ये है आपका पीओपी। तो पीओपी कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को, जो आप देखते हो ना कहते हो पीओपी दे दो पीओपी, वो एक्चुअली पीओपी नहीं होती बच्चे, वो जिप्सम का होता है। क्या होता है, जिप्सम सूखने के बाद वो पीओपी बनती है, जो जिससे हम क्या कहते हैं घर वगैरह फॉल सीलिंग वगैरह बनाते हैं ना, तो क्या है, जिप्सम आता है वो, जैसे हम जिप्सम को पानी डालते हैं, पानी डाल दिया उसे, पानी डाल के घोल कर दिया, और जब वो खोल के सूख जाता है, सूखने का तो होता है वो पीओपी बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका इस्तेमाल बच्चे कहाँ होता है, पीओपी। जैसे मानो आपका हाथ टूट गया, तो हड्डी सर, अब डॉक्टर ने यूं हड्डी सेट करी, आपको रोक दिया कि हाथ नहीं हिलाना, आप में उंगली, तो आप हाथ हिलाओगे ना, आप हाथ हिलाओगे तो आपकी हड्डी फिर हिल जाएगी। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको परमानेंट बनाए रखने के लिए, ये कुछ दर्द को खत्म नहीं करता, बस प्लास्टर, आप डायरेक्ट सीमेंट का प्लास्टर नहीं कर सकते बच्चे, सीमेंट होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए पीओपी का प्लास्टर कर देते हैं, ताकि आपकी हड्डी जगह ऐसे ये है तो आपकी हड्डी ऐसे इस तरीके से सेट हो, और आगे ऐसे रस्सी बांध देंगे ताकि आपकी हड्डी यूं सेट है, आप अपने हाथ नहीं हिलाओ। तो डॉक्टर पहले कच्चे क्या करता है करके, और उसमें पीओपी लगाता है कि आप अपने हाथ हिलाओ तो अंदर की हड्डी हिले ना, और कुछ टाइम बाद उसमें मसल्स वगैरह आए तो हड्डी अपनी जगह पे वापसी सेट हो जाए, वरना अदरवाइज हड्डी हिल जाती है। तो इस तरीके से उसका पीओपी का इस्तेमाल होता है। दूसरा पीओपी का इस्तेमाल होता है दीवारें वगैरह चिकनी करने के लिए, दीवारें हैं खुद की तो उसे चिकनी कर दो, है ना, मूर्तियां वगैरह जितने आप देखा है ना, दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल में जितनी भी आपके दुर्गा जी गणेश जी की जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं आजकल, वो सब पीओपी से बनती हैं। हालांकि पीओपी से नहीं बननी चाहिए क्योंकि उन्हें डिजोल्व होने में प्रॉब्लम होती है और नेचर के लिए घातक है ना, या फिर वो पूरी प्योर मेटल की बने, या प्योर मिट्टी की बने, है ना, या वुड की बने, तीन चीजों की ही क्या वो प्रतिमा बनती है, इसके अलावा किसी चीज की नहीं बनती। तो व्यापारिक दृष्टि से लोग बाग पीओपी की बनाते हैं, तो हालांकि पीओपी वगैरह की नहीं बनती, तो पीओपी इसलिए डिजोल्व नहीं होता। तो पीओपी की मूर्तियां, खिलौने बना सकते हैं ना, खिलौने वगैरह, यानी हम पीओपी का इस्तेमाल है मूर्तियां खिलौने वगैरह बनाने में, दीवारों को चिकनी करने के लिए, और जो फॉल सीलिंग देखते हो ना, तो छतों पर फॉल सीलिंग बनती है तो लाइटें वगैरह लगती है, तो वो सब किससे बनता है बच्चे, पीओपी से। तो इसी के साथ बच्चे आज हमारा इस चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन के बाद एसिड बेस और सोल्ट का भी शुभ अंत होता है विद प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तो डरना नहीं है। उससे पहले मैं एक बार आपको इस पूरे चैप्टर का मैप दिखा देता हूँ। तो बच्चे देख क्या क्या हमने पढ़ा है, पूरा हमने माइंड में ये रहा।
इस माइंड मैप को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा। तो यह आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज है ना, तो विच अगर देखो व्हाट हैपन व्हेन वी सोल्यूशन एसिड मिक्स विद द सोल्यूशन ऑफ द बेस टेस्ट ट्यूब, यानी कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन द एसिड मिक्स विद द सोल्यूशन ऑफ बेस, यानी जब एसिड और बेस को दोनों को मिला दिया जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, क्या होगा, आपको सारी चीजें बतानी है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन की सीरीज भी आए तो आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन की सीरीज भी एमसीक्यू, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है विद डिटेल में, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस क्वेश्चन आपको किसी कराई नहीं, मैंने आपको बताया ना, यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, कैसे पूछा था, तो करा दिए। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए, सब कुछ करा दिया। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि कल इस लेक्चर को अपलोड करना है और मैथ्स का सेकेंड चैप्टर कौन सा, पॉलिनोमियल, आपके सामने आने वाला है। तो बच्चे स्टे ट्यून विद क्यूसी।